अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। इस वक्त पंजाब में होने वाले 20 ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से काफ़ी हलचल है और ज़ाहिर है कि इंतखाबी मुहिम जो है वो ज़ोर शोर से जारी है। मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से मरियम नवाज़ साहिबा इस इलेक्शन कैंपेन को क़यादत कर रही हैं, स्पीयर हेड कर रही हैं और ज़ाहिर है कि 7 जुलाई से इमरान ख़ान भी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, वो भी इस इंतखाबी मुहिम में कूदने वाले हैं। ये 20 सीटों का मार्का जो है ये बुनियादी तौर पर फ़ैसला करेगा कि पंजाब के अंदर मुस्तकबिल करीब में कौन वज़ीर आला पंजाब होगा। इस वक्त हमज़ा शहबाज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के तहत जो है वो पंजाब के वज़ीर आला हैं और ज़ाहिर है कि इन इंतखाबात के नतीजे में 22 जुलाई को जो है फिर ईवान का इजलास होगा और जो नौमुंतखब अरकान होंगे वो अपना हलफ उठाएंगे, ईवान की तादाद पूरी होगी और फिर उसी दिन जो है वो कायदे ईवान का फ़ैसला जो है वो होगा। इससे कबल जो कायदे ईवान का इंतखाब हुआ था उसमें जो अरकान मुनहरफ हुए थे उन्हीं सीटों के ऊपर ये इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें थी, इसमें से 10 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती थी, फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। और अब देखना ये है कि इमरान ख़ान साहब जिनकी मकबूलियत में उनको इक़्तिदार से हटाने के बाद इजाफ़ा हुआ है और वो जिस नौइयत के जलसे कर रहे हैं और जिस तरीके की वो गुफ्तगू कर रहे हैं और जो जारहाना हिकमत अमली उन्होंने अपनाई है वो किस हद तक जो है वो असरअंदाज होती है इन ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज भी इमरान ख़ान साहब जिन्होंने एक टेलीविज़न ख़िताब किया बुनियादी तौर पे, उसमें उनका ये कहना था कि उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है। वो ये भी कह रहे थे कि वहाँ पे इंतज़ामी ताकत को बड़े बेरहमाना तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसको जतवाया जाए। उन्होंने ये बात कही कि हमें दीवार से लगाना जो है वो ठीक नहीं होगा और उन्होंने आवाम से अपील की कि खौफ की जो चादर है उसको उतार फेंकें, खड़े हों और इन इंतखाबात के अंदर तमाम तर धांधली की कोशिशों के बावजूद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जितवाएं ताकि पंजाब के अंदर हक़ हुक्मरानी जो है वो उन्हें हासिल हो सके। दूसरी जानिब ज़ाहिर है मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो अपने तई कोशिश कर रही हैं और मुस्लिम लीग नवाज़ का झंडा लेकर निकली हुई हैं। अब देखना ये है कि ये जो एक बहुत बड़ा एक रन पड़ने जा रहा है पंजाब के अंदर, 20 नशिस्तें जो हैं वो कम सीटें नहीं हैं, इसका नतीजा जो है वो क्या निकलता है, वहाँ की सूरत हाल जो है वो क्या होती है। और ज़ाहिर है कि ये नताइज जो हैं ना सिर्फ पंजाब का फ़ैसला करेंगे बल्कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत जो है उसका रास्ता भी मुतय्यन करेंगे। ये सूरत हाल जो है ये दिलचस्प भी है और ज़ाहिर है कि ईद है, ईद के फ़ौरन बाद जो है एक बहुत हंगामा खेज़ सूरत हाल जो है वो दरपेश होगी और ये एक जायज़ा लेना है कि हालात व वाक़यात जो हैं वो किस नौइयत के हैं। आपको अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ीक रजवाना साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर रहे, साबिक़ गवर्नर पंजाब रहे और हमारे साथ मौजूद हैं मुसर्रत कदीम साहिबा, चेयरपर्सन है फाफन की। रफ़ीक रजवाना साहब, ये फरमाइएगा कि ये पंजाब में जो इंतखाबी डोल पड़ा है, आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल है, क्या असल मुकाबला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज़ के माबैन है या और फैक्टर भी जो है वो वहाँ पे इन्वॉल्व है, ख़ास तौर पर तहरीक लब्बैक के वाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, वो इंतखाबात को ज़रा सियासी तनाज़र में देखें कि वही PTI जो कौमी असम्बली से इस्तीफे दे गई, वो फिर इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही
यूपी के असम्बली बिल्कुल इंटैक्ट। इसी तरह से कराची में केंद्र असम्बली में इनके नुमाइंदे हैं, वहाँ पे भी उस पर कोई असर नहीं, वहाँ इस्तीफा देते। बहरहाल ये तो पुरानी बात हो गई। अगर एक मेरी नज़र में असूल की बात कर रहा हूँ, जब ऐसी बात है और फ्रेश इलेक्शन का मुतालबा है, चाहे वो काबिल पजीराई है या नहीं, तो फिर एक यकसुई होनी चाहिए, एक असूल पे प्रिंसिपल होना चाहिए कि हर जगह पे एक जैसा आप रवैया रखें, कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। पंजाब में जो जितनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उनमें से 11 सीटें ऐसी हैं जो आज़ाद उम्मीदवार जीते और उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया। मैं ये समझता हूँ कि जो आज़ाद उम्मीदवार जीते और पीटीआई को ज्वाइन किया, उन्होंने तो मेहरबानी पीटीआई पे की, पीटीआई की कोई मेहरबानी उन पे नहीं थी। और इस पर मैं एक मेरे जहन में सवाल बड़े दिनों से ये घूम रहा है कि डिफेक्शन क्लास जो 63 की तारीख है, और उसमें बड़ी बहस भी हुई, सुप्रीम कोर्ट में गुफ्तगू भी हुई, अदालत ने भी ये रिमार्क किए कि ये बदनीयती है, ये अपनी अमानत को उन्होंने अमानत की खयानत की है, ज़मीर के खिलाफ है। तो ये जो 11 आदमी जो अपने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन जीत कर आए थे, उन्होंने तो कोई डिफेक्शन अप्लाई तो की गई, मगर उन्होंने पीटीआई का वोट नहीं लिया। तो बहरहाल इन एनी केस इलेक्शन के फील्ड में अब सारी पार्टियां, खास तौर पर पीटीआई और पीएमएलएन और वो तहरीक लब्बैक वाले हमारे दोस्त भी बीच में आए हुए हैं। तो इन 11 सीटों की पहले बात कर लेते हैं। जो आज़ाद उम्मीदवार जीते थे तो उनके मुकाबले में पीटीआई के भी कैंडिडेट थे, उनके मुकाबले में पीएमएलएन के कैंडिडेट थे, उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के भी कैंडिडेट थे और पीएलपी के भी कैंडिडेट। अब इस वक्त पीडीएम के तहत पीपल्स पार्टी, हमारी पार्टी पीएमएलएन और ये आज़ाद उम्मीदवार की अपनी हैसियत, जो अपनी हैसियत में जीत के आए थे और बड़ी सियासी जमातों को उम्मीदवारों को हरा के आए थे, इनको अगर आप कैलकुलेट करें तो इनकी परसेंटेज लगा लें, चलो वही 100% परसेंटेज ना जो भी हो, फिर भी मैं ये समझता हूँ ये 11 सीटें तो बिल्कुल सिक्योर है। ठीक है जी, बाकी सीटें रह गई तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पीएमएलएन जो है वो बड़ा अच्छा जा रही है, और मैं इन हालात में पीटीआई को भी नजरअंदाज नहीं करता और पीटीआई को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता। मैं इसमें आता हूँ रफ़ीक रिजवाना साहब। अब इसमें मुसर्रत कदीम साहब ये फरमाइएगा कि आप लोग चूँकि इलेक्शंस को मॉनिटर भी करते हैं, ज़ाहिर है ज़िमनी इलेक्शंस हैं, इनको उस तरीके से तो नहीं देखा जाएगा, लेकिन आपकी चूँकि टीम्स मौजूद होती हैं, क्या फ़ीडबैक आ रहा है? 2-3 बड़े सवाल हैं कि एक जो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि इंतज़ामिया को बड़े बेरहमाना तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरा उनकी पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे लेओर करने के जो तरीक़ेकार अपनाए जाते हैं उनको भी किया जा रहा है, और वो इंतखाबात के मुनसिफाना और शफाफ होने पर मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनके हवाले से सवाल उठा रहे हैं। देखिए जी, मैंने आपसे अभी पहले भी यही बात की प्रोग्राम से पहले कि क्योंकि ये ज़िमनी इंतखाबात हैं और हम उनमें जो है सिर्फ मतलब इलेक्शन के दिन जो है हम अपने ऑब्ज़र्वर्स वहाँ पे बिठाते हैं। इस दफ़ा भी हमने 200 ऑब्ज़र्वर्स जो हैं वो इन 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में बिठाने हैं, जिसमें 10 हर कॉन्स्टिट्यूंसी में होंगे, और वो बेसिकली ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो कंप्लाइंस है, क्या प्रोसेस जो है वो चल रहा है अकॉर्डिंग टू रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और उनकी जो डायरेक्शंस है उसके मुताबिक चलते हैं कि नहीं। आपका जो सवाल है, चूँकि वो इलेक्शन से पहले के हवाले से है, प्रोसेस के हवाले से है, तो उसमें यह है कि जो हमारे नेटवर्क के मेंबर्स वहाँ मौजूद हैं या जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त इन हलकों में मौजूद हैं, उन्होंने सच अगर आप कहें तो बात नपे तुले अंदाज में वो करते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। और इसका मेरा ख्याल है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, चूँकि ऑलरेडी उन्होंने बैन लगा दिया है कि किसी किस्म के डेवलपमेंट स्कीम्स, ट्रांसफ़र्स
के ऊपर उन्होंने बैन लगाया हुआ है। अगर इसके बावजूद भी कुछ होता है और हो रहा है, अंडर हैंड चीज़ें बहुत सी होती हैं जो नज़र भी नहीं आती, जिनको ऑब्ज़र्व तो मतलब सामने वो कहते हैं कुछ होता है जो अनऑब्ट्रूसिव होता है, तो वो शायद नज़र ना आने वाली कुछ चीज़ें जो होती हैं, और वही एक्चुअली जो है वो इलेक्शन के प्रोसेस को, उसकी ट्रांसपेरेंसी को भी इस्टेब्लिश करती हैं और नॉन ट्रांसपेरेंसी को भी इस्टेब्लिश करती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको इलेक्शन कमीशन को इन चीज़ों को बड़ा वो कहते हैं ज़ीरक अंदाज में, मतलब दे हैव टू बी मोर विजिलेंट अबाउट व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग बिफोर द इलेक्शंस, क्योंकि इलेक्शन का डे जो होता है वो तो एक दिन होता है, वहाँ पे तो इस किस्म की चीज़ें बहुत कम उसमें होती हैं। हाँ, इलेक्शन के दिन के हवाले से एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इलेक्शन कमीशन को उसके ऊपर ज़रूर जो है वो अभी से ही मेरा ख्याल है अपना वो रख देना चाहिए, एक इस्टेब्लिश कर देना चाहिए, वो ये है कि जो इनके रिटर्न हमने ऑब्ज़र्व किया कि पहले भी पंजाब में जब बाई इलेक्शंस हुए थे तो इलेक्शन कमीशन ने अपने ही स्टाफ को रिटर्निंग ऑफिसर्स के तौर पे वहाँ पे डिप्लॉय किया था। अभी भी मेरा ख्याल है कि चूँकि सिर्फ 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, 20 हलकों में ये इलेक्शन हो रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो है इसका रिज़ल्ट बेहतरीन बनाने के लिए और उसके आउटकम को मेजॉरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए जो है ना, अगर अपने ही रिटर्निंग ऑफिसर्स आई एम श्योर कि वो इस दफ़ा भी डिप्लॉय करेंगे, वहाँ पे रखेंगे, तो ये इसका भी बहुत अच्छे नताइज निकल सकते हैं। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा रफ़ीक रजवाना साहब, ये फरमाइएगा कि ठीक है, ऑप्टिमिज़म जो है वो अपनी जगह पे होना चाहिए, और जो आप बात कर रहे हैं 11 सीटों की और उसके बाद बाकी जो 9 सीटें हैं उस पर आप पीटीआई को नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हुआ है और जिस जारहाना तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, और जब वो 7 जुलाई से अपनी इन इलाकों में इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करेंगे और जो वो तर्ज़ अमल और रवैया इख्तियार करते हैं, आपको नहीं लगता कि मुश्किलात जो हैं वो इस दफ़ा ज़्यादा होंगी और नताइज जो हैं उनके हवाले से कोई बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज़म जो है वो दुरुस्त नहीं होगा, या आप ये समझते हैं कि हल्के की सियासत के ऊपर फ़ैन फॉलोइंग असरअंदाज नहीं होती, या ये कि वो तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है? ये हर चीज़ का एक प्रोपोर्शनेट जो है ना कंट्रीब्यूशन होता है। वोटर्स जो पार्टी के फैन होते हैं उनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, पर्सनल ज़ाती ताल्लुकात के वोट को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, वेवरिंग वोट जो बाद में फैसला करता है उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दिस इज अ मिक्सचर ऑफ सो मैनी एलिमेंट्स। तो मैं तो बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हिसाब से समझता हूँ कोई इलेक्शन आसान नहीं होता, किसी को भी बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए, मगर मैं ये समझता हूँ कि पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ही अक्सरियत हासिल की है। सिर्फ ये 2018 के इलेक्शन में जो भी गड़बड़ हुई, अब वक्त गुजर गया, हुकूमत भी गुजर गई, आईनी तरीके से हट गई, वो वक्त गुजर गया। मैं ये समझता हूँ इसमें रफ़ीक रजवाना साहब ये फरमाएगा कि खान साहब आज कह रहे थे कि मैं वार्न कर रहा हूँ कि ऐसे हथकंडे ना अपनाए जाएं जो धांधली के ज़मरे में आते हों। बात क्या है, हाँ। वो क्या कहते हैं, कबल मर्ग वावेला शुरू कर दें। बात ये है कि धांधली का तो कई दिनों से जनाब खान साहब कह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आप तो खिलाड़ी हैं, आप अभी मैदान में उतरे नहीं हैं, आप अभी बाहर खड़े हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपने अंपायर भी इल्जाम लगा दिया, आपने इदारों पे भी इल्जाम लगा दिया, आपने इलेक्शन कमीशन पे भी इल्जाम लगा दिया, आपने PMLN पे भी इल्जाम लगा दिया, आपने अपनी पार्टी के मुखालिफ उम्मीदवारों पे इल्जाम लगा दिया। तो ये मुझे बताएं कि दूध के धुले सिर्फ आपके कैंडिडेट हैं या फरिश्ते आपकी जमात में हैं, बाकी सब गुनाहगार खड़े हैं? बात ये है, ये प्री मेच्योर बातें जो हैं ये अवाम को एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देने के लिए की जा रही हैं। ये इसको इस तरह से सोचें, क्या उनको हारने का फिक्र है
कि अभी से पेशबंदी कर रहे हैं, बल्कि मुझे तो ये हैरानी हो रही है कि जो बंदे PMLN के जीत गए, अक्सरियत में जीत गए, अल्लाह करे, तो फिर तो ये इन्होंने तो रिजल्ट मानना नहीं है। जिनका आज ये हाल है तो रिजल्ट मानना नहीं है, तो फिर मानना नहीं इलेक्शन। मैं रफीक रिजवान साहब आता हूँ। अब इसमें मुशर्रफ साहब ये फरमाइएगा कि जो ये इस वक्त मैदान सजा है, आप क्या और फैक्टर यहाँ पे काउंट कर रही हैं कि क्या सिर्फ हम फोकस करें मुस्लिम लीग नवाज़ या PTI, या आप ये समझती हैं कि और फोर्सेस इसमें ज़्यादा मैटर कर रही हैं या थ्रेट हैं? थ्रेट तो नहीं कहें, लेकिन क्योंकि ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है जिसमें हर एक को हक हासिल है कि वो कम्पीट करे, कंटेस्ट करे। और मेरा ख़्याल है यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त हमारे सामने एक पॉलिटिकल पार्टी सामने आ रही है वो है TLP। अब देखना ये है कि इन इलेक्शंस में TLP किस तरह से वोट हासिल करती है और कितने हासिल करती है। मैं समझती हूँ कि आने वाले इलेक्शंस में, जो 2023 के इलेक्शंस में, कितनी नशिस्तों पे वो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं? इस वक्त 19 है उनके पास। अब आप देख लें, ये बड़ा एक, जो अगर आप कंपेयर करें, मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर है कि एक बहुत पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है और PTI भी ज़ाहिर है कि एक मजबूत पार्टी उभर के सामने आई है। तो यहाँ पर उन्होंने दोनों ने 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए 20 कैंडिडेट्स जो हैं वो इस वक्त उनके कंटेस्ट कर रहे हैं। और दिलचस्पी की बात यह है कि TLP के भी 19 कैंडिडेट जो हैं इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं। ये बहुत बड़ा मेरा ख्याल है कि एक फैक्टर है कि जहाँ पर एक पॉलिटिकल एक इस्लामी जो कहते हैं कि एक ऐसा फैक्शन या एक ऐसा ग्रुप जो है वो पॉलिटिक्स में आया है, बहुत नया है उसमें, और उसमें अपने 19 कैंडिडेट जो है वो मैदान में उतारता है। तो इसका मतलब है कि वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं अपने वोटर से, या अपने हलके में वो कुछ ना कुछ रोल प्ले अगर आप 2018 से और अब इन 20 हलकों को कंपेयर करें तो आपके सामने क्या नेटशल रिजल्ट आता है? ये तो आप बहुत इन डेप्थ एनालिसिस की बात कर रहे हैं, और चूंकि पैटर्न हमारे यहाँ इस तरह है कि चेंज होता रहता है। और उसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अभी इन्होंने कहा कि कुछ वोट इसलिए होते हैं कि बड़े, मतलब आपके अपने फैमिलीज़ के होते हैं, दोस्तों के हैं, हल्का बाप के, उस तरह भी होते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस में, स्पेशली जब इलेक्शन की बात आती है, तो हमारे यहाँ जो पैटर्न है ना, वो अगर आप देखें तो स्पेशली पंजाब के हवाले से है कि वो बहुत और चीज़ें उस पर असरअंदाज होती हैं। उसमें आपका और मेरा जो है ये राइट कि मैंने इस बंदे को वोट देना है, वो बहुत कम काउंट करता है। और आपने किसको वोट देना है, किस तरीके से देना है, वो कोई और डिसाइड करता है, या करते हैं, कुछ और फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। तो मेरा ख्याल है इसकी जो अगर इन डेप्थ एनालिसिस की जाए तो ये जो फैक्टर है जो मैंने अभी बात की TLP की, ये कुछ ना कुछ इसके ऊपर असरअंदाज होगा इस इलेक्शन के ऊपर। और इसके लिए जो है मेरा ख्याल है कि हमें इसको स्टडी करना चाहिए कि जब ये आते हैं या इनको ज़्यादा ज़ाहिर है कि यहाँ से कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगी, सीटें मिलेंगी, तो वो पाकिस्तान की सियासत में क्या किरदार और असरअंदाज कैसे होंगे, ओवरऑल पॉलिटिकल पैटर्न के ऊपर जो है कैसे उसका असर होंगे। हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। रफ़ीक रिजवाना साहब, ये फरमाइएगा कि ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात कह रही है कि वहाँ पे आप लोग तरक्याती काम करवा रहे हैं जो अब नहीं होने चाहिए थे। फिर आपने पंजाब के अंदर ये जो 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है, ये भी इन ज़िमनी इंतखाबात पर असरअंदाज होने की एक कोशिश है। और फवाद चौधरी साहब ने जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त भी लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ ये कि ज़ाब्ते की ख़िलाफ़ वर्जी है बल्कि ये वोटर्स को भी जो है मुतासर करने की कोशिश है, और सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है ये उसकी भी ख़िलाफ़ वर्जी है। बात ये जी 20 हल्कों
हलकों में ये जिमनी इलेक्शन हो रहा है और कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है माफी चाहता हूँ, उसमें सिर्फ इन हलकों में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है, ठीक है। बाकी पूरा पंजाब पड़ा है, इतने करोड़ की आबादी है, वो पूरे पंजाब के लिए आज लोग सीख रहे हैं, बिजली की कमी है, लोड शेडिंग है, और ठीक है लोग हम भी एतराज कर रहे हैं, हमारी हुकूमत पर भी एतराज कर रहे हैं। क्या जो पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम है जो सब्सिडाइज कर रहे हैं और टारगेटेड सब्सिडी है वो इन 20 हल्कों की वजह से बाकी पंजाब में ना क्या, आप ये बताएं, ठीक है जी। नंबर 1। नंबर 2, तरक्याती काम सिर्फ इन हल्कों में नहीं हो सकते, बाकी हल्कों में तो इलेक्शन नहीं हो रहे, इसको तो नहीं रोका जा सकता। अगर खुदा ना खास्ता तो ऐसी बात है तो फिर इलेक्शन कमीशन के दरवाजे खुले हैं, चाहे शिकायत करें अगर किसी हल्के में कोई शिकायत है, ताकि हम चाहते ये फेयर इलेक्शन हो। आम तंग आ गई है तो जो आज वो फिर धांधली हो गई, और इस दफा तो पहली दफा हो रहा है कि पहले ही शोर मच गया है, अंपायर भी मिला हुआ है, फला जो गुजारिश के दोबारा मैं दोहराना नहीं चाहता। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है, हारने के बाद तो शोर मचता था, अब इलेक्शन से पहले शोर मच गया। नहीं, इसमें एक और सवाल है रफ़ीक रुजवाना साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुई है, घर घर में एक बड़ी वाज़े तकसीम हो गई है, तो आप ये नहीं समझते, नहीं आप ये नहीं समझते कि ये तकसीम जो है ये कैरी करेगी इन 20 ज़िमनी इंतखाबात के अंदर, और जो नौजवान तबका है वो जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को फॉलो कर रहा है, आपके लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो सकता है, क्योंकि आप लोग तो पंजाब के हमेशा दावेदार रहे हैं। हम दावेदार नहीं रहे पंजाब का, हमेशा पंजाब में हम जीते हैं। दावा तो तब होता है कि जब कुछ हो ना और पहले दावा कर दे। ये तो नताइज बताते हैं, साबका नताइज के पंजाब जो है हमेशा मुस्लिम लीग नून के पास रहा है। तो सियासत है, कभी आगे पीछे हो जाए तो इसमें घबराने की भी जरूरत नहीं होती। बाकी आपने नौजवान नस्ल की बात की है, आपने कहा जी घर घर में तकसीम हो गई है, तो मैं शुरू में इसी सवाल के आपसे पूछ रहा था, चलो अच्छा हुआ आपने बात कंप्लीट कर ली कि घर घर में तकसीम, ये सोशल मीडिया पे बेहूदगी, ये इदारों की तज़हीक और ये तौहीन अमेज अल्फाज और ये नए नए अल्फाज लीडरों के बारे में बिस्मिल्लाह तो जनाब खान साहब ने की, ठीक है जी। अब जिन इदारों के बारे में वो कभी कभी चेरी ब्लॉसम की बात कर रहे थे, उन्हीं इदारों की तो ये मिन्नत कर रहे हैं, आए मुझे बचाएं, आए SOS कॉल दे रहे हैं। मैं तो नहीं कहता खुदा न खास्ता कि अब चेरी ब्लॉसम क्या कर रहा है ये तो, मगर बात ये है इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लीडर का काम है कौम को लीड करे, लीडर का काम है कौम को सही सिमत में चलाए, मुल्क का मफाद देखे। जब इक़्तिदार से उतरे हैं, ऐसे पाँव हिले हैं, तो मैं कहता हूँ अपने अपने कुव्वत बाजू में भरोसा रखे, और बाकी विसाखियों को अब दोबारा तलाश नहीं कर सकते, ना ही आवाज नहीं। इस हवाले से एक और सवाल है रफ़ीक रुजवाना साहब, फिर मैं आगे बढ़ूँ। क्या आप लोगों को कई सवाल करें, एक क्यों करते जी, ये फरमाएं कि आप क्या ये नहीं समझते कि इस दफ़ा ये ज़िमनी इंतखाबात जो हैं इसके अंदर आपके लिए कुछ शॉकिंग नताइज भी आ सकते हैं? देखिए सियासत है, बाद जगहों पे नताइज ऐसे आ सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं तो दावा नहीं कर रहा ना, आपने कहा ना कि दावा करते थे, अब तो मैं दावा नहीं कर रहा। मैं तो कहता हूँ मैदान है, खुला है, रिजल्ट आएगा, बात हो जाएगी। सिर्फ एक बात मैं बार बार कर रहा हूँ, तो जो लोग अभी से शोर मचा रहे हैं, दामली मारे गए, बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे एम्पायर जल्दी आओ मुझे बचाओ, जैसे पहले मुझे लेकर आए थे, ये तकरीरें बंद करें, इश्यू पे बात करें। लोग तकलीफ में हैं, हिजान मत फैलाएं और चलें बतौर एक लीडर के, चले कौम को लीड करें। ठीक है, मैं आता हूँ रफ़ीक रिजवाना साहब। अब इसमें मुसर्रर साहब ये फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन का भी एक रोल है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके हवाले से भी उनके बहुत ज़्यादा ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये जो इंतखाबी नताइज होंगे चाहे जिस नोयत के भी हों, क्या बनेगा क्या? देखिए उसके लिए ज़ाहिर है ECP का अपना एक रोल है, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त मैं समझती हूँ बिफोर द इलेक्शंस, ऑन डे ऑफ इलेक्शंस, जो रोल है वो मॉनिटरिंग कमिटीज़ हैं इलेक्शन कमीशन की, जिनको अपना रोल जो है वो बड़ी दयानतदारी के साथ अदा करना पड़ेगा। दे रियली नीड टू बी वेरी विजिलेंट। अभी आपने पोलराइज्ड इन्वायरमेंट की बात की, तो जो पोलराइज्ड इन्वायरमेंट है वो इस वक्त भी नज़र आ रही है,
और उससे होता क्या है कि उससे जो फियर ऑफ वायलेंस है, जब इस तरह की पोलराइजेशन हो रही थी, स्पेशली जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं और उसके बाहर कैंप्स लगे होते हैं और वहाँ कैंपेन उस वक़्त भी चल रही होती है, तो इसको ECP को बहुत ही मतलब ये कि ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि किस तरह से इसको अवॉइड किया जाए, इसको स्टॉप किया जाए, क्योंकि इसी से जो है ना वो रिज़ल्ट लोग जो अपने क्या रिज़ल्ट एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ECP की जो मॉनिटरिंग कमिटीज़ हैं वो एक्ट कर रही थी, तो दे रियली नीड टू बी सीन एज एक्टिंग, ताकि लोगों का जो ट्रस्ट है वो इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर और ECP के ऊपर जो है वो मेरा ख्याल है बढ़ जाए और भी बढ़ जाए। और जो रिज़ल्ट जो हमें हमेशा कहते हैं जो हार जाता है वो कहते हैं इलेक्शंस में धांधली हुई है, उसको अवॉइड करने के लिए जितना भी इलेक्शन कमीशन से हो सके इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट कराएं ताकि किसी का कोई गिला ना एज ए मॉनिटरिंग बॉडी आपसे अगर मशवरा मांगा जाए कि आप क्या फोकस चाहते हैं तो आप क्या कहेंगी? हम यही कहेंगे कि वो इलेक्शन से पहले जिस तरह इन्होंने कहा कि अनाउंसमेंट नहीं होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के, जो उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि ये बैन लगना चाहिए, उसको तो कंप्लाई किया जाए ना, उसको तो माना जाए। और आपने भी कहा कि वो 100 वोट का वो तो अभी अनाउंस हुई है ना, वो अभी अनाउंसमेंट हुई है, मेरे ख्याल 2 दिन पहले उसकी अनाउंसमेंट हुई है। तो इस किस्म की चीज़ों को जो है, एक तो यह है कि हुकूमत को इस वक्त नहीं करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शन कमीशन के रूल्स, उसके लॉज और उनके जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको सही तौर से ऑब्ज़र्व नहीं कर रही है, तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग कमेटीज़ जो हैं इसके ऊपर वो ऑथराइज़ हैं कि उसके ऊपर जो है वो एक्शन लें। और यही होता है जब आप मॉनिटरिंग कमेटीज़ बिठाते हैं तो उसका मकसद ही होता है ताकि जो ट्रस्ट है उस अदारे के ऊपर लोगों का कायम हो सके। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया रफ़ीक रिजवाना साहब, बहुत शुक्रिया मुसरत कदीम साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।